श्री संत लहानूजी महाराज की जय, काका की जय। संत लहानूजी महाराज इंटरनॅशनल मेडिकल अँड रिसर्च फाउंडेशन अमरावतीच्या सुसज्ज कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी आपण सर्वजण उपस्थित झालेलो आहोत। मान्यवर सुद्धा येत होते। सोबतच प्रीती कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी केंद्रीय कार्यालयाचे सुद्धा आज उद्घाटन या ठिकाणी होणार आहे। सर्वप्रथम मी आपल्या सर्व उपस्थितांचं आणि मंचासीन मान्यवरांचं शब्दसुमनांनी स्वागत करते आणि आपल्या सगळ्यांना विनंती करेल की मान्यवरांचं आपण टाळ्यांच्या कसरत सुद्धा स्वागत करूया। जवळपास 1.5 ते 2 तासापासून आपण या ठिकाणी बांधलेलो आहोत, पण एक निवेदन करेल, नम्र विनंती करेल, कारण हा कार्यक्रम आपल्यासाठी आहे आणि आपण सगळे आज एवढे सुंदर अशा सोहळ्याचे साक्षी बनणार आहोत। तर आपण शेवटपर्यंत आमच्या सोबत अशीच बांधलेले राहाल आणि आपण आहात तर कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने रंगत येईल बघा। तर थोड्याच वेळात अतिथींचं आगमन होईल। कार्यालयाचं उद्घाटन आपल्या अमरावतीच्या खासदार, अमरावती जिल्ह्याच्या खासदार सन्माननीय सौ नवनीतजी राणा यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। सोबतच आजच्या कार्यक्रमाचे कार्यक्रमाध्यक्ष सन्माननीय श्री रामदयालजी प्रजापती, अध्यक्ष मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड भोपाल यांची उपस्थिती सुद्धा विशेष राहणार आहे। सोबतच अन्य मान्यवर सुद्धा आजच्या या सुंदर अशा सोहळ्याचे साक्षी बनणार आहे आणि आपण खरंच भाग्यशाली आहोत की आज या कार्यक्रमाला आपण आपली मंगलमय उपस्थिती दर्शवलेली आहे। पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचं मनस्वी स्नेही स्वागत आणि थोड्याच वेळात आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। माटी कला बोर्ड भोपाल सोबतच अन्य मान्यवर परिसरात त्यांचं आगमन झालेलं आहे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आप सभी से निवेदन करूंगी, आवाज थोड़ी कम आई है, थोड़ी जोर से तालियां बजाएंगे और अतिथियों का स्वागत करेंगे। क्या बात है। कार्यकर्ता होता है, हर काम करने के लिए आतुर, हर पल तत्पर रहते हैं। सन्माननीय सौ मनीषाताई टेंबरे असेच सक्षम आणि कुशल नेतृत्वाचे धनी जवळेकर काका मार्गदर्शन ऐकणार आहे, आपल्याला संबोधित करतील आहे, मार्गदर्शन करतील आहे सन्माननीय प्राध्यापक गजाननजी कोळे सर। प्लीज सर, या इतकं चांगलं आज कार्यालयाचा उद्घाटन सोहळा आहे तर शुभेच्छा देतील आहे सन्माननीय प्राध्यापक गजाननजी कोळे सर। थँक्यू मॅडम। आयोजकांचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो। या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना मला माहिती आहे भूक लागलेली है, आपके पेटों में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे पूरी इस बात की जानकारी है। और यहाँ पे उपस्थित जो मध्य प्रदेश से आए हुए अध्यक्ष श्रीमान रामदयाल जी प्रजापति, इनका मैं अमरावती करो की वतीने यांचं स्वागत करतो। हिंदी मला जमणार नाही तेवढी पाहिजे तेवढी। आणि त्याचबरोबर आमच्या प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष छोटीऊ महाराज वसू या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांचं सुद्धा मी या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने अभिनंदन करतो। आणि या संस्थेचे जे सचिव आहेत आमचे रेडेकर सर, ते सुद्धा
या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि मध्य प्रदेशवरून आलेले सर्व जे प्रजापती साहेबांचे जे मित्र आहेत त्यांचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि त्यांचं स्वागत करतो. निलेश आणि मी मागच्या 25-30 वर्षापासून आम्ही बरोबर काम करतोय आणि निलेश सारखा जो धडपड्या तरुण जो आहे म्हणजे प्रजापती साहेबांचा आपण समाजाप्रती एक जी तळमळ आहे की समाजाने कसं एकत्रित राहिलं पाहिजे, संघटित राहिलं पाहिजे, तर या ठिकाणी प्रजापती साहेबांनी अत्यंत चांगलं मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे. त्यांची जी तळमळ आहे ती आम्हाला दिसून आलेली आहे आणि निलेश सुद्धा अशाच प्रकारच्या तळमळीनं या अमरावती जिल्ह्यात काम करतोय. मी पाहिलोय की तो एक छोट्याशा खेड्यातून या ठिकाणी अमरावतीला आलाय. दर्यापूरला असताना माझा मी तुम्हाला थोडक्यात परिचय करून देतो. मी मागच्या 30 वर्षापासून या पश्चिम विदर्भामध्ये एक आपले हे जे ग्रामीण भागातले जे मुलं मुली असतात त्यांच्यासाठी करिअर मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम राबवतो आणि या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली होती 95ला. 1995ला आम्ही सुरुवात केली. आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये असं एकही जिल्हा जिथे शिल्लक नाही जिथे या मार्गदर्शन वर्गातले अधिकारी कर्मचारी नाही आहेत. तर हे अशा प्रकारचं जसं आपण या ठिकाणी पाहिलं की एमपीएससी आणि यूपीएससीचे मार्गदर्शन आपल्या बहुजन समाजातल्या पोरांना मिळालं पाहिजे. ही गोष्ट मी कॉलेजमध्ये असतानाच मला कळली होती की येणारा काळ, आने वाला काळ जो है, आने वाला जो भी वक्त है वो एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी हो रहेगा और एम्प्लॉयमेंट के बाद जो भी अपने यहाँ पे जो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा तो उस कार्यक्रम को लेके हम 95 से काम कर रहे हैं और आज अपने महाराष्ट्र में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे इस संस्था से, हमारे जो बहुजन राष्ट्र निर्माण प्रशासकीय अकादमी के माध्यम से आज कार्यरत है. अमरावती में ऐसा एक भी गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं है जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं है. और आपने जो बात बताई कि विधान जो लोकसभा है वो बहुत महत्व की बात यहाँ पे प्रजापति साहब ने रखी है. मैं ये बात हमारे बच्चों को रोज बताता हूँ कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा बताया है कि हमें संगठित रहना है, हमें एक होना है और हमारे समाज के जो प्रश्न है वो हमें वो पार्लियामेंट में, हमें विधिमंडळ में ले जाना है. माननीय बच्चूकडू या पद्धतीनं काम करतायत कारण बच्चूभाऊंना जेव्हा हा विषय आम्हाला कळलाय त्यांनी आम्हाला त्यांच्या मतदारसंघामध्ये चांदूर बाजार आणि अचलपूर मतदारसंघामध्ये छोटे भाऊ इथे बसलेले आहेत. त्यांना माहिती है कि वहाँ पे 50 लाख की लाइब्रेरी उन्होंने हमको दी हुई है और ये पहला लोक प्रतिनिधि है हमारे ये पश्चिमी विदर्भ में कि ऐसी बात सुनकर उन्होंने जो सुशिक्षित बेकार आहे आमचे पण पोरं अशा प्रकारे IAS IPS झाले पाहिजे म्हणून आम्ही हे काम करतोय आणि निलेश या कामामध्ये मला बरीच मदत करतोय. निलेशनं सुद्धा मध्ये आम्ही एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म उभा केला होता कोरोनाच्या काळामध्ये आणि निलेशचं ते सगळं जे त्याची जी चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे त्याच्या माध्यमातून तो आमच्याशी जुळला आहे. तो माझा विद्यार्थी पण होता आणि त्यांनी खूप स्ट्रगल केलेला आहे. म्हणजे UPSC सुद्धा त्यांनी दिलेली आहे. UPSCला त्यांनी इंटरव्ह्यूला पण फेस केलेला आहे. दिल्लीला तो होता, दिल्लीला त्यांनी एक फार मोठं हे सगळं उभं केलेलं आहे आणि खरोखर त्याचं अभिनंदन करायसाठी, त्याला त्याच्या कार्यात शुभेच्छा देण्यासाठी मला या ठिकाणी त्यांनी बोलवलं. अशा प्रकारे हे जे संत लहानोजी महाराज इंटरनॅशनल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन आहे हे निश्चितच आपल्या या जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भातील गरीब लोकांच्या उपयोगी पडेल असं आपण सगळ्यांनी त्याला शुभेच्छा देऊ. आणि कुंभार समाज असू द्या, ओबीसी, सर्व ओबीसी समाज अशा प्रकारे जर एकत्रित आला तर मला असं वाटते की येणारा जो काही आपल्याकडे जे मुख्य समस्या आहेत, आरोग्याची फार मोठी समस्या आहे, त्यांनी त्याच्या मनोगतात या ठिकाणी बोलूनच दाखवलंय की आरोग्याचा हा प्रश्न फार गंभीर झालेला आहे. लूट चालू आहे आपल्या मेडिकल फील्ड मध्ये. तुम्ही जर पाहिलं असेल कारपोरेट सेक्टर जब से इनमें आया सर प्रजापति साहब, तब से ये क्षेत्र की सब वाट लग गई और ये कारपोरेट सेक्टर के लोग जो है इनको टारगेट देते हैं सर. मैं बहुत जरूर नजदीक से लोगों को देखता हूँ तो मुझे ख्याल में आता है कि डॉक्टर लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आपको 5 सर्जरी करना है, आपको जो भी है कोई डिलीवरी है तो आपको 10 डिलीवरी ये ऊपर से करना है और नॅचरल डिलिव्हरी नाही करना आहे. तो हे एवढं क्षेत्र जे आहे हे एवढं म्हणजे जेवढं आपलं आपण याला म्हणू की हे खरं तर सामाजिक असायला पाहिजे पण ते आता कॉर्पोरेट झालंय, व्यावहारिक झालेलं आहे. म्हणून अशा प्रकारच्या उपक्रमाची खरंच आपल्या या बहुजन समाजाला, ओबीसी समाजाला गरज आहे आणि ते काम खऱ्या अर्थानं निलेशने हातात घेतलंय. पुनश्च मी निलेशच्या पूर्ण त्याची जी पूर्ण टीम आहे त्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी मध्य प्रदेशवरून आलेले सर्व प्रजापती लोक जे आहेत सर्व त्यांचं मी अमरावतीकरांच्या वतीनं स्वागत करतो, त्यांचा धन्यवाद मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. मंच पर उपस्थित श्री रामदयाल जी प्रजापति सर,
अध्यक्ष माटी कला बोर्ड मध्य प्रदेश, श्रीमान संजय जी गाते साहब, श्रीमान शेषराव जी चौहान सर, प्रदेशाध्यक्ष महाआशा संस्था चालक संघ महाराष्ट्र, श्रीमान डॉक्टर श्रीराम जी कोल्हे सर, अध्यक्ष 12 बलुतेदार मतदारसंघ 12 बलुतेदार अमरावती जिला, श्रीमान डॉक्टर विनाथ चौधरी सर और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैंने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि श्री संत लानू जी महाराज के नाम से एक फाउंडेशन इस अमरावती जिले में खड़ा होगा। मैं बहुत दिन ऐसा सोच रहा था कि जब भी मैं कहीं हॉस्पिटल में जाता था, हॉस्पिटल की जो लोगों की स्थिति देखता, जो गोर गरीब लोग हैं, जहाँ पे जो खर्चा नहीं कर सकते, या हॉस्पिटल में बहुत ही लूट होती है, ऐसे ऐसे कोई पेशेंट देखे हैं कि उसका वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसके पास पैसे नहीं है और बाहर आके रो रहा है, और मैं वहाँ पे जाके वैसे बहुत से लोगों से मैंने हेल्प की है। और भी बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर के रोग होते हैं ना, तो उससे कैसा है कि फर्स्ट में क्या होता है कि वो जो कैंसर के जो फर्स्ट स्टेप में होता है, तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो सेकंड स्टेप में कैसा गया और वो थर्ड स्टेप में कैसा जाता है और उसको कैसा गुजर जाता है। हमने इसकी जो स्थापना पहले श्री संत लानू जी महाराज श्री संत लानू जी महाराज शिक्षण संस्था की स्थापना तो ये तो 9-10 में की है। और इसके बाद मैंने यूपीसी का मैं वर्क करता था कि यूपीसी के मैं भी कुछ 4 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। मेरा जो एजुकेशन है यहाँ से तो यूएमई से बीए है, बहुत से लड़के भी जानते हैं, और बाकी का जो मेरा एमए है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। बस मैं जिंदगी में यही सोचता था कि बस मैं एक कलेक्टर बन जाऊँ, कोई अफसर बन जाऊँ, इसीलिए करता था। लेकिन क्या हुआ कि इतने बड़ा प्रयास करने के बाद भी मेरा यूपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे कोरे सर बैठे हैं, वो बहुत मेरा सत्कार करते थे जब मैं पास होता था। लेकिन क्या करें, लेकिन ऐसा जब मैं यूपीसी का आखिरी इंटरव्यू फेस नहीं हो सका, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका, तो मुझे ऐसा लगा कि सर अपनी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जब मैंने ये पूरी इंडिया में जब मैं घूमा, बहुत मेहनत किया, हर जगह गया, हर लोगों के दुख को जाना समझा, तब ऐसा पता चला कि इस संसार में अगर रुग्ण सेवा यही सही ईश्वर सेवा है और ये करना चाहिए। इसके लिए जो भी मिनिस्ट्री में कोई सेक्रेटरी से मिलता था, कोई यहाँ पे जो सिविल सर्जन है उनसे मिलता था, बहुत से मैंने इस मेडिकल के बारे में बहुत स्टडी की। उसके बाद कभी कभी लोग मुझे बोलते थे कि एक मेडिकल फाउंडेशन खड़ा करो। तो मैं बोला सर मैं कहाँ खड़ा कर सकता हूँ ये फाउंडेशन, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, और अमरावती में तो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे कोई तिल्ला भी नहीं है उनके सामने। तो महाराज की दया है, ऐसा ही सोचते सोचते एक अडोला बाजार करके है, यहाँ से लानू जी महाराज शिक्षण मंदिर है, वहाँ पे मैं ऐसा ही कोई गया एक दिन, और वहाँ पे जाने के बाद महाराज सुबह से बोल रहे थे कि मेडिकल फाउंडेशन का बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ले जाने के बाद वो बोलने लगे तो मैं हंसने लग गया। बोला महाराज आप क्या कह रहे, ऐसा होगा। वही दिन से शुरुआत हो गई, और ऐसे ऐसे योग आ गए कि ये लानू जी महाराज एजुकेशन जो मेडिकल टच जो अभी है, इसकी जो नोंदनी है ये सेक्शन 8 के अंतर्गत दिल्ली कॉर्पोरेट सेक्टर से हुई है, और इसका 80G भी हुआ है, 12 हुआ है, इसका 35 हुआ है, FCRA भी हुआ है। अभी आपको ये पता नहीं होगा कि FCRA क्या होता है, 35 क्या होता है, 80G तो अभी पता चलता है लोगों को, अमरावती वालों को अभी पता चल रहा है कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि 80G का जो फंडिंग होता है ये सब लोग करते हैं फाउंडेशन को, तो उनको 50% डिस्काउंट मिलता है। 35 को क्या होता है कि 100% डिस्काउंट मिलता है। यानी जो भी यहाँ के वर्ल्ड, इंडिया के और वर्ल्ड के जो भी कंपनीज है, वो जो फंड जिसका उनका जो CSR फंड होता है, तो वो अगर उन्होंने उनको दिया, उस संस्था को दिया, तो उनको 100% रिबेट मिलता है, और कंपनी वालों को बेनिफिट मिलता है। तो ये संस्था के पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर है, इसका 35 हो चुका है, सब हुआ है, और इनके पैसे देने वाले बहुत लोग हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप करके गए, हमें यश मिलता गया, और अपयश भी आया, ऐसा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस संस्था के हमने ये ऑफिस का ओपनिंग इस्टेब्लिश किया है, और यहाँ से
पूरी इंडिया का काम होगा। यानी मैं तो ऑल इंडिया लेवल पे देख रहा हूँ, मैं अमरावती शहर इस लेवल पे नहीं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेडिकल फाउंडेशन का जो कार्य क्षेत्र है पूरी इंडिया में हो जाए, और इसके लिए हमने 240 कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए हैं। और मैं आपको साथ गर्व से कहता हूँ कि इंडिया का वर्ल्ड का सबसे टॉप का है एलन मस्क, जिनका नाम मैं अब ले रहा हूँ। उन्होंने हमें हमारे दिल्ली का हेड ऑफिस है, वहाँ पे लेटर दिया है कि यहाँ ये फाउंडेशन बनाने के लिए जो भी पैसा लगे हम देने को तैयार है। ऐसे कम से कम 250 तो 300 कंपनीज है बड़े बड़े वर्ल्ड के, कि जो हमें कम से कम 4-5 हजार करोड़ रुपए देने को तैयार है। अभी बताओ, ये तो काम जीरो से शुरू किया था, और इसके लिए वो देने को तैयारी है। और मैं आपको ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि अमरावती शहर में 500 एकड़ हम तो जगह लेंगे, लेकिन पहले 1000 बेड का प्राइवेट स्पॉइलर बेस पे 1000 बेड का हॉस्पिटल अमरावती में मार्च महीने से काम चालू होगा, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। और मैंने पत्रकार परिषद में भी कह दिया है कि ये काम चालू होगा, और जो भी काम मैं मेरे हाथ में लेता हूँ उसको पूरा करता हूँ। उसके लिए मेरी जान भी लेकर चलती हूँ, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। और मैं जितने भी इंडिया के जितने भी कोई मेडिकल फाउंडेशन है उनको सबको बताया कि ये काम होगा, मैं करूँगा ये। और बहुत से लोग अपोजिशन में भी जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल का काम है, बहुत से 75% मेरे साथ है। और ये जो फाउंडेशन बनेगा ये अमरावती शहर में ही बनेगा। ये खड़े करने का उद्देश्य मेरा ये है, पैसा कमाना नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया। मेरे ऑफिस का स्टाफ है, आप कभी मेरी इंक्वायरी कर लीजिए, पूछ लीजिए। मैंने पैसे पे कभी भरोसा नहीं किया, मैंने कर्म पे भरोसा किया, क्योंकि मैं खुद ईमानदारी सबसे, मैं जानता हूँ कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। और ये मेरा जिंदगी का मकसद ही मैंने कर लिया कि अभी मेरे लाइफ में मुझे यहाँ पे एक बड़ा फाउंडेशन, और जहाँ जहाँ देश में मेरी जरूरत पड़ेगी, जो जो गरीब लोगों को मेरी मदद लगेगी, मैं वो दूंगा। बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है, और इसीलिए मैंने इस संस्था की स्थापना की है। और ये कार्य मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं करता रहूंगा। और इस फाउंडेशन से बहुत से लोगों को, ये अमरावती नहीं, पूरी इंडिया के हर 718, 19-20 जितने भी जिले होंगे वो सभी जिले में मैं वर्क करूंगा, और मेरा पूरा जीवन मैं इसमें समर्पण करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष साथ ही साथ अभी कोरस साहब को हम सुन रहे थे। बड़े हृदय की गहराइयों से उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है, इच्छा व्यक्त की है कि वाकई में हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो प्रशासन में जाने चाहिए। अभी अभी हम जो इतनी गंभीर बात सुन रहे थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, हमें बहुत जनों को पता नहीं था। मैं भी ये आप सभी से कहना चाहूंगी कि जितने भी आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हर कोई अगर 10-10 जने को भी अवेयर करता है इस बात के बारे में, तो पता नहीं कितने लोग जागरूक हो जाएंगे और उसमें से बहुत कुछ अच्छा आगे आ जाएगा। इसी के साथ सागर आमंत्रित करना चाहूंगी एक दो शब्द बोलने के लिए सन्माननीय श्रीमती तायडे मॅडम ने। आजच्या कार्यक्रमाचे जर लोक मोजले तर कदाचित लोक असे म्हणतील की निलेशजीनं एवढा मोठा कार्यक्रम इथं कशाला आयोजित केला, लोक आले नाही जास्त। परंतु जरी आपल्या समाजाला किंवा आपल्या छोट्या छोट्या जातींना राजकारणामध्ये प्रवेश नाही किंवा राजकारणामध्ये आपण प्रगती करू शकत नाही, तरी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुसार कायदे जे बनतात ते कायदे चालवणारे अधिकारी आपण तयार करू शकतो। आणि त्याकरता जसं निलेशजींनी सुरुवातीला काही दिवसपर्यंत एपीसी यूपीसीचे क्लासेस घेण्याच्या दृष्टीने सगळीकडे प्रयत्न केले, तसे या सगळ्या जातीच्या लोकांनी जर एकत्रितपणे जर प्रयत्न केले तर निश्चितच पुढच्या 10 वर्षामध्ये प्रत्येक जातीचा कोणी ना कोणी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार होऊन बसल्याशिवाय राहणार नाही। परंतु त्याकरता आपल्याला सगळ्यांना सामुदायिक प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। एकाएकानं प्रयत्न करून चालणार नाही। सगळ्यांनी ठरवायचं की या महादेवाच्या मंदिरामध्ये 1 लोटा दूध मी टाकणार, आणि काही लोकांनी विचार जर केला की मी पाणी टाकलं तरी चालते, उद्या सकाळी पाहू, 10 रुपयानंतर पाणीच राहणार त्याच्यामध्ये, तेव्हा तो लोटा आपण टाकण्याचा प्रत्येकाने जर प्रयत्न केला तर निश्चितपणे या छोट्या छोट्या जातींमधून चांगले कर्तृत्ववान तरुण पुढे आल्याशिवाय राहणार नाही। गेल्या 8 वर्षापासून आम्ही आमच्या संस्थेकरता श्री संत गोरोबा काका समाज उन्नती बहुउद्देशीय समिती या संस्थेची स्थापना केली। उद्देश हाच, अमरावतीमध्ये गाडगे बाबा आणि तुकडोजी महाराज सारखे संत जे झालेत, गाडगे महाराजांनी म्हटलं की बापू हो, प्रसंगी तुमच्या बायकोला साडी घेऊ नका, अन्न तुम्ही जे लागेल ते थोडंसं खा, अर्धपोटी राहा, पण मुलांना शिक्षण द्या। पण शिक्षण म्हणजे आता काही साधं सुद्धा शिक्षण नाही, नुसतं BA करा, MA करा, याला काही अर्थ नाही आहे।
पहिल्या 8व्या वर्गापासून आपला विद्यार्थी एमपीएससी यूपीएससीच्या दृष्टीनं कशी तयारी करेल या दृष्टीनं प्रत्येक पालकांनी जर आतापासून विचार जर केला तर मला असं वाटतं पुढच्या 10 वर्षामध्ये आपलं भवितव्य चांगलं आहे. एका काळामध्ये बिहार जो 10-15 साल पहले अगर बिहार की पोजीशन हम देखते तो लोग ये बोलते थे कि बिहार में क्या सब दारूबाज है, सब 2 नंबर के धंधे चलते हैं, सब गुंडागर्दी का राज है. लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि भाई हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के बड़े होंगे, अफसर बनेंगे, आज 15 वर्षानंतर त्या परिस्थिती अशी आहे साहेब की रेल्वेमध्ये टीटी पाहिला तर टीसी पाहिला तरी बिहारी, बँकेमध्ये तुम्ही गेले तरी बिहारी, कुठेही जा ते बिहारचेच लोक तुम्हाला दिसतील. आपल्याला का करता येऊ नये असं? आपण जर मनाशी जर ठाणलं की आपल्या विद्यार्थ्यांना एमपीएससी यूपीएससीच्या माध्यमातून आपल्याला उभं करायचं आहे आणि सगळ्यात ठाणे म्हणजे महिला इथं भरपूर उपस्थित आहेत. मी महिलांना स्पेशली विनंती करेल की घरातल्या पुरुषापेक्षाही महिलांचं राज्य खूप असते मुलांवर, त्यामुळे त्यांनी आतापासून आपल्या मुलांना या दिशेनं जाण्याची तसदी द्यावी करावी आणि सगळ्या समाजानं त्या मुलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहावं. असं जर केलं तर मला असं वाटतं शैक्षणिक प्रगती आपली झाल्याशिवाय राहणार नाही. निलेशजींनी जो हा प्रकल्प उभा केला शैक्षणिक प्रगती तर ते साधतीलच त्यांच्या याच्या माध्यमातून, परंतु त्यांनी जो विचार केला गरीब पेशंट्सना उपचार मिळाले पाहिजे हे फार मोठं स्वप्न आहे. पुढचे 10 वर्ष सुद्धा याला लागू शकतात, तर ते ज्या झपाट्याने ते काम करतील तेवढा आवाका कमीच आहे. तेव्हा मी त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांच्या उत्साहामध्ये कुठेही कमी येता कामा नये आणि त्यांच्या पाठीशी निश्चितपणे बारामुलीतदार संघटनेचा अध्यक्ष या नात्यानं अमरावती जिल्ह्यामधून सगळ्या समाजाच्या लोकांना उभं करण्याची मी प्रयत्न करेल असं आश्वासन देतो. तुम्ही सगळ्यांनी माझं भाषण शांततेने ऐकलं त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. इथं बोलावलं, सन्मान केलं त्याबद्दल संस्थेचा मी आभारी आहे. धन्यवाद. संस्थेने रजिस्ट्रेशन केलं आहे आणि CSR फंडाच्या माध्यमातून पण शाळा कशा चांगल्या सुधारतील. आम्ही सांगतो की आम्हाला पैसे 1ही रुपया देऊ नका, फक्त ज्या काही भौतिक सुविधा आहेत त्या भौतिक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी जे काय करता येईल ते तुम्ही करा, असं आमचं अनेक फंडिंग एजन्सी आणि CSR फंडच्या लोकांचं चर्चा झालेली आहे. आपण सर अत्यंत मोठं काम करतात, हे काम साधं नाही, पण आपण हे विडा उचललेला आहे आणि आपली आजपर्यंतची कारकीर्द जर पाहिली तर निश्चितपणाने ते आपण पेलवेल आपल्याला आणि आपण निश्चितपणाने त्याच्यामध्ये यशस्वी व्हाल असं मला विश्वास आहे. या ठिकाणी आम्हाला बोलावलं, आमचा सत्कार केला त्याबद्दल मी महाराष्ट्रातील तमाम आश्रमशाळा संस्था चालकांच्या वतीनं आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या या संत लहुजी महाराज इंटरनॅशनल मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन आणि प्रीती कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन्हीही कंपनी आणि संस्थेला मी शुभेच्छा देतो. आपली असंच भरभराटी होवो आणि सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांची आपल्या हातून सेवा घडो या ठिकाणी अशा शुभेच्छा देतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का विचार किया कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और पिछड़े वर्ग में जो जाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बारे में विचार किया जाए. महाराष्ट्र सरकार भी यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सिंधे जी जो यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं तो निश्चित रूप से हर वर्ग, हर जाति और हर उसके बारे में विचार निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी होता ही होगा. माटी कला बोर्ड का गठन भी जो है इसी प्रकार से हुआ. इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे थे, उन्होंने भी जितने भी पिछड़े वर्ग समाज के जो बंधु हैं उनको कहीं न कहीं राजनीतिक उनका उत्थान हो, राजनीति में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए उन्होंने कई बोर्डों के गठन किए. चाहे आपका सोनी समाज का हो, प्रजापति समाज का हो और बंजारा समाज का हो या और अन्य समाज ताम्रकार समाज का हो, हर समाज के बोर्ड का उन्होंने गठन किया है. अभी हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे. मध्य प्रदेश के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है वहां सत्ता में आई है और निश्चित रूप से ये बोर्ड के माध्यम से हम उस जो सर्वहारा समाज है, जो सबसे अति पिछड़ा समाज है, दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव को मानने वाले हम लोग और
दीनदयाल जी के अनुसार जो सबसे पीछे है, अंतिम कड़ी में खड़ा हुआ है, कि सबसे पीछे सबसे अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में विचार करना। और उसी राह पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी काम कर रही है और मोदी जी भी इस बारे में सारा काम कर रहे हैं। जिस फाउंडेशन को लेकर के जो है नीलेश जी ने बात उठाई है, पर मोदी जी ने आयुष्मान जो एक कार्ड बना है जिसमें कि 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री होता है, 5 लाख तक का। और अभी फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा होने वाली है, अभी उनका मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें उस राशि को जो है कि फ्री जो इलाज होगा वो गरीब लोगों का, जो लोगों को जिनको आयुष्मान कार्ड दिया गया है, उसमें 10 लाख तक की जो है रेंज बढ़ाने का उन्होंने अभी घोषणा की है। मैनिफेस्टो आएगा उसमें इस बात की घोषणा हो जाएगी। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमारे जो सर्वहारा वर्ग के समाज है, जो सबसे पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन समाजों को भी संगठित होना ही पड़ेगा। और उस समाज को यदि संगठित हम नहीं होंगे तो वास्तव में हमारी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैं प्रजापति समाज की बात करता हूं, कुमार समाज की बात करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कार्यकर्ता होने के नाते भी मैंने काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है कुमार समाज का अति पिछड़ा आदमी हूं और मुझे किसी तरह की कोई जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। परंतु इस बार पहली बार 70 साल के पूरे जो कार्यकाल हुआ है हमारे स्वतंत्रता के बाद, जो यदि पिछड़े वर्ग के ऊपर कभी किसी ने ध्यान दिया है तो मोदी जी ने ध्यान दिया है। मध्य प्रदेश में जो है हमारे वो शिवराज सिंह जी ने दिया, और इसलिए ये बोर्ड का गठन हुआ। और इसलिए मैं आप सभी से भी लाइट गई, हेलो, लाइट गई, मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं, ठीक है, कि हम जब तक, मैंने जैसा कहा कि जैसा कि संघीय शक्ति करेंगे, यदि संगठन में शक्ति है तो ही हम किसी भी सरकार से हम अचीव कर सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं, हमारे स्टेटस को बढ़ाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये बात मैं हर इस प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं, यह मातृशक्ति विराजमान है और मातृशक्ति पूरी ताकत के साथ अपनी संतान और संतति को आगे बढ़ाने का काम करती है। सारे अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके मातृशक्ति अपनी संतान को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ा करके संतान को इंजीनियर बनाना उसकी लालसा होती है, डॉक्टर बनाना उसकी लालसा होती है, यूपीएससी पीएससी में वो भाग ले तो बच्ची को बढ़ाने का माता की सबसे ज्यादा लालसा होती है। और माता अपने परिवार को आगे बढ़ाने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये काम तो हम अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं कि हम परिवार में बैठ करके हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। परंतु दूसरा काम किसका है? दूसरा काम हमारे समाज का है। और समाज के लिए आज बहुत अति आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है कि हम जो है राजनीति में हमारे लोग आए। प्रहार जी संस्था लेके बैठे हमारे छोटे महाराज जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंचा सिंह सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम जो है हमारा जनप्रतिनिधि, हम पंचायत से लेकर के हमारा जनप्रतिनिधि, हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इसमें हमारा जो है प्रतिनिधि प्रत्येक समाज का जो है जाना चाहिए, प्रत्येक समाज का जाना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा जो समाज के इस तरह के जो हमारे सामाजिक संगठन है, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को आगे आकर के, और जो जिस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में है, चाहे वो शिवसेना में भी हो सकता है, दूसरी अन्य पार्टी में भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकता है, और उन पर दबाव बनाए कि हम किसी भी हालत में हमारा जनप्रतिनिधि जो है, हमारे समाज का जनप्रतिनिधि जो है वो बनना चाहिए, उसको टिकट मिलना चाहिए, उसको जिताने के लिए हमारा जो संगठन है, हमारा जो समाज है, उसको जिताने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और जब तक हम ये सब नहीं करेंगे
अब हमारे समाज का प्रतिनिधित्व तो मान लो आपका विधानसभा में नहीं है, तो हमारी बात कौन रखेगा, हमारे इश्यूज कौन उठाएगा, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। आज समय आ गया है इस बात का कि हमें हमारे समाज को उठाने के लिए हमें जो है हमारा विधायक हमें बनाना पड़ेगा, हमें अपनी विधानसभा में भेजना पड़ेगा, हमारे विधान परिषद में भेजना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें लोकसभा में भी इस बात का पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे समाज का व्यक्ति जो है लोकसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व करे। और उसके लिए सामाजिक संगठनों की जरूरत है जो मूर्धन्य हमारे बीच में बैठे हैं यहाँ। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम समाज की बहुत बड़ी बड़ी असेंबली करते हैं घर में बैठ करके, और बहुत सारी हमारी जो है संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हम इस बात को जरूर उठाएं, और हमारा जनप्रतिनिधि बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से आपको समझ में बात आ जाएगी मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं, मेरी भावनाएं आपके सामने में व्यक्त करना चाहता हूं, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। मैं आपको पीछे ले चलता हूं, सन 1948 में लेके चलता हूं, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। उस समय आरएसएस के ऊपर जो है पूरा ब्लेम लगाया था और आरएसएस के लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। छोटे महाराज जी, मैं स्मरण कराना चाहता हूं, कोरे जी आपको भी स्मरण कराना चाहता हूं कि उस समय जो है आरएसएस के लोगों को बंद कर दिया गया था, परंतु हिंदुस्तान का डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान, उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानून, उससे लड़कर के जो है आरएसएस उस समय जो है कोर्ट से जो करके उन्होंने अपनी जमानतें कराई, उनसे उनको वो छूटे उससे। इसके बाद छूटने के बाद जब ये बात आई कि हमारी बात कोई रखने वाला ही नहीं है, विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं, लोकसभा में कोई बोलने वाला नहीं, तब करा क्या जाए? क्योंकि आरएसएस तो एक सामाजिक संस्था है, व्यक्ति निर्माण की संस्था है, व्यक्ति को निर्माण करती है, उसको संस्कारित करने की संस्था है। परंतु उनको भी जब विचार आया तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता की कि नहीं, हमारा भी कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से होना चाहिए। और सन 1950 में 51 में जो है जनसंघ का निर्माण किया, एक पॉलिटिकल संस्था बनाई, और उस पॉलिटिकल संस्था ने जो प्रोग्रेस की उसमें हमारे कई सांसद और कई हमारे जो है विधायक जो है चुन करके आए। मैं मध्य प्रदेश की एक घटना और बताना चाहता हूं आपको। मध्य प्रदेश में एक प्रजापति समाज के बारे में बताना चाह रहा हूं कि हमारे पिछली जो विधानसभा थी, उस विधानसभा में हमारे प्रजापतियों के 4 विधायक थे, 4 विधायक थे, और उसमें से 2 विधायक जो है वो कांग्रेस के थे और 2 विधायक जो है वो भाजपा के थे। प्रश्न जब खड़ा हुआ, हम लोग मांग करते रहे, समाज मांग करता रहा कि हमारे जो मध्य प्रदेश में, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है 7 और 8-10 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रजापति कुमार समाज जो है अनुसूचित जाति में आता है, बाकी और जिलों में जब ओबीसी में आता है। तो उस समय जो है चारों विधायक ने मिलकर के ये बात करी, कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों विधायकों ने, और उन्होंने जब बात रखी तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो है क्षेत्रीय प्रतिबंध, उसमें कानूनी कोई बाधा नहीं थी। मैं फिर आपको सामने बताना चाह रहा हूं कि वो क्षेत्रीय प्रतिबंध लगा है पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है प्रजापति कुमार समाज जो है, माटी शिल्पी कुम्हार जो है, वो सबसे अति पिछड़ा कुमार जाति है, उसको जो है अनुसूचित जाति में लिया जाए। और ये प्रस्ताव जब सदन में रखा गया, सदन में उस समय रखा गया तो दोनों पार्टी हक्का बक्का रह गई। भाजपा भी, मैं भाजपा से बिलोंग करता हूं, भाजपा ने भी सोचा कि भाई ये तो सीधा सीधा ऐसा प्रस्ताव आया है कि अपन जो कहते हैं ना कि कोई चीज हम उसको ना तो उगल सकते ना थूक सकते। और वहां भी शिवराज जी ने ये कहा कि भाई हम तो आप जो प्रस्ताव आया इसका समर्थन करते हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी कहा कि हम भी समर्थन करते हैं। तो सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हो गया विधानसभा में। और जब वो विधानसभा में पारित हुआ तो अब केंद्र को जाना था। केंद्र में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, कोई हमारा सांसद नहीं था। और जब वो पटल पे आया तो उन्होंने एक लाइन लिख करके भेज दिया, वापस कर दिया प्रदेश को कि इस
इस मामले में हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, केवल एक शब्द एक सेंटेंस लिख के भेज दिया और वो प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार से नीचे गिर गया। अब इसकी अहमियत बता रहा हूं मैं आपको कि कितनी हमारे विधायक और सांसद की कितनी अहमियत है। कुंचला रे जो कुंचला होगा कुंचला